हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और मैं ये प्रैक्टिस वीडियो डेली अपलोड करती हूं और ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूचियों को सुमेलित करें तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके सामने है यंग इंडिया। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। एंड सी है मौलाना ए.के. आज़ाद, द इंडियन स्ट्रगल। एंड डी है सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विंस फ्रीडम। विंस यहाँ पर विंस होगा, इंडिया विंस फ्रीडम। तो आपको ये जो है सुमेलित करना है और दिए गए कूट से इसका जो है, तो पहले हम इनको सुमेलित कर लेते हैं, उसके बाद कूट से मैच करेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई जो पुस्तक का नाम है यह है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की है यंग इंडिया। यंग इंडिया, यंग इंडिया है, साथ में इनकी यंग इंडिया के साथ हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और हरिजन, इनकी बुक हरिजन भी है। ये महात्मा गांधी की बुक है। ये सारी महात्मा गांधी की बुक्स हैं और यंग इंडिया भी इन्हीं की बुक है। और जो मौलाना ए.के. आज़ाद हैं, इनका है इंडिया विंस फ्रीडम। ये हो गया इनका इंडिया विंस, मौलाना ए.के. आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम हो गया। सुभाष चंद्र बोस का हो गया इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ये सुभाष चंद्र बोस का हो गया। तो देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। एक बार हम बुक्स को फिर से देख लेते हैं। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हरिजन, ये महात्मा गांधी की सारी पुस्तकें हैं। राजेंद्र प्रसाद का है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। मौलाना ए.के. आज़ाद का है इंडिया विंस फ्रीडम। और सुभाष चंद्र का बोध है, सुभाष चंद्र बोस का है द इंडियन स्ट्रगल। तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह किसने कहा है कि जो है लेवियाथन यदि इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी ये निष्फल है। ये C.V. मैकफर्सन ने बोला है। मैकफर्सन होगा यहाँ पर, मैकफर्सन। या फिर C. वाहन ने बोला है, या अर्नेस्ट वर्कर ने बोला है, या डी जॉर्ज एच सर। तो ये कथन जो है C.E. वाहन द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये कथन C.E. वाहन द्वारा कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड, ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ने। बी है लॉर्ड डफरिन ने, सी है लॉर्ड कर्जन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किसने कहा था। तो ये कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? (1885) में ये इसकी स्थापना हुई थी। किसके प्रयासों द्वारा? A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम के प्रयासों से ये जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1885 में। उस समय जो है ये लॉर्ड डफरिन थे, क्या थे? वायसराय थे उस समय भारत के, ये वायसराय थे। इन्होंने शुभ कामनाएं दी किसको? कांग्रेस को। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस क्या है, शिक्षितों की, जो शिक्षित भारतीय थे उनकी अभिव्यक्ति का एक मंच बन गया। और इसी समय कांग्रेस को जो है सरकार की नीतिगत आलोचना का माध्यम बनते देखकर
लॉर्ड डफरिन ने सरकारी कर्मचारियों को इसमें भाग लेने, जो कांग्रेस थी तो सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में भाग लेने से प्रतिबंध भी लगा दिया था और इसको बोला था कि ये बहुत छोटे वर्ग का प्रतिनिधि बताते हुए अपमानित किया था कि कांग्रेस जो है बहुत छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और इसको अपमानित भी किया था। पहले तो शुभकामनाएं दी थी, लेकिन जब कांग्रेस ने सरकार की नीतियों की आलोचना करनी शुरू की तो सरकारी कर्मचारियों का प्रतिबंध भी लगा दिया था कि इसको ज्वाइन मत नहीं करना है कांग्रेस को, और साथ में इसकी आलोचना भी की थी कि ये बहुत ही छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो यही है सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था इसको। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ऑप्शन बी राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है हॉब्स, लेवियाथन, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कार्ल मार्क्स स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, लॉक है ए लेटर ऑन टॉलरेशन। तो कौन सा है? तो हमारा ये जो कार्ल मार्क्स का है ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि कार्ल मार्क्स की बुक्स कौन सी हैं? गोथा प्रोग्राम और द क्रिटिक ऑफ दास कैपिटल और द क्रिटिक और गोथा प्रोग्राम, ये इनकी बुक है। दास कैपिटल, द क्रिटिक, ये सब जो है इनकी बुक्स हैं, जबकि ये इनकी बुक नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाचु रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भारतीय राज्य गठित हुआ था। कब हुआ था? आंध्र प्रदेश 1953 में। कौन सा राज्य गठित हुआ था? प्रथमतः भाषी राज्य गठित हुआ था कौन सा? आंध्र प्रदेश 1953, बी गुजरात 1960, सी आंध्र प्रदेश 1956, डी गुजरात 1956। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश 1956। ये पहला जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था ये, और ये 1956 में गठित हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। प्रकोष्ठ संपर्क यानी कि लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है जनमत संग्रह वाले संस्थानों में, राजनीतिक दलों द्वारा, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा, ऑप्शन सी प्रेस द्वारा और ऑप्शन डी दबाव समूहों द्वारा। तो जो ये लॉबिंग कार्यशैली है ये क्या होता है? दबाव समूह द्वारा अपनाई जाती है। ये जो अमेरिकी राज्य व्यवस्था में दबाव समूहों द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए ये कार्यशैली अपनाई जाती है, और ये लॉबिंग, जिसे लॉबिंग बोलते हैं, यही कार्यशैली अपनाई जाती है। कहाँ? अमेरिका में जो है व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए। इसमें क्या होता है? सघन प्रचार होता है, संपर्कों के द्वारा सांसदों को अपने पक्ष का सदन में समर्थन करने के लिए प्रयास किया जाता है। जो अपना पक्ष होता है, जो उनका खुद का पक्ष होता है, उसी पक्ष को सदन में समर्थन करने के लिए सांसदों को मनाया जाता है या उनको प्रेशराइज किया जाता है। तो ये जो हमारा दबाव समूह है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट नाजिक, ऑप्शन बी D.L. हॉबमैन, ऑप्शन सी गुन्नार मिर्डल, ऑप्शन डी जॉन गुंटर। तो आपको बताना है कि कौन है इसके लेखक। तो जो ये पुस्तक है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, इसके जो है लेखक हैं गुन्नार मिर्डल हैं। गुन्नार मिर्डल इसके लेखक हैं और ये महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं। इनका प्रमुख योगदान एशियाई राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में है। जो एशियाई राज्य हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था का इन्होंने गहन अध्ययन किया है। इन्होंने एशियन ड्रामा नामक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने भारत को मृदु राज्य का दर्जा दिया था। इन्होंने एशियन ड्रामा जो है ये इनकी पुस्तक लिखी थी। जब ये एशिया के सारे राज्यों का इन्होंने गहन अध्ययन किया था तो एशियन ड्रामा लिखी और इसमें भारत को इन्होंने मृदु जिसका व्यवहार मधुर हो, मृदु राज्य की संज्ञा दी थी। मृदु राज्य की संज्ञा दी थी किसको? भारत को, ये गुन्नार मिर्डल ने। और ये प्रमुख रूप से एक अर्थशास्त्री थे जिनके विचार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी सराहे गए।
तो ये अगर वैसे देखा जाए तो इनका ये मेनली अर्थशास्त्री थे, लेकिन राजनीति विज्ञान में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। और जो है इनका मेन इनका है एशियाई राज्यों का इन्होंने गहन अध्ययन करके जो ये बुक दी है एशियन ड्रामा, और ये भी इन्हीं की बुक है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, ये भी इन्हीं की बुक है। तो गुरनाल मिर्डल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो वैसे तो आपका ये श्रीमती एनी बेसेंट जो हैं, श्रीमती एनी बेसेंट ये कब 1917 में कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा रही हैं। कब हुई थी? 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं ये। और इन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया था और थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा भी रही थी। क्या ये थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा रही हैं और होम रूल भी इन्होंने चलाया था। तो ये इनके सारे कार्य हैं। और 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। अगर हम श्रीमती सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये भारत कोकिला, इनको क्या बोला जाता है? भारत कोकिला बोला जाता है, भारत कोकिला बोला जाता है। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित की बात करते हैं तो ये यूएनओ में प्रथम भारतीय अधिवेशन अध्यक्षा रही हैं। कहाँ पर? यूएनओ में। तो ये प्रथम भारतीय जो है अधिवेशन अध्यक्षा रही हैं यूएनओ में, प्रथम भारतीय अध्यक्षा रही हैं। और अगर हम श्रीमती इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इनको तो सभी जानते हैं कि ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। आगे देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा श्रीमती एनी बेसेंट, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, 1917 में थी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कौन पावर इलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? पावर इलीट, कौन पावर इलीट नाम का जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए जेम्स बर्नहम, बी हैरोल्ड लॉसवेल, सी गैब्रियल आमंड और डी सी राइट मिल्स। फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। जेम्स बर्नहम, बी हैरोल्ड लॉसवेल, सी गैब्रियल आमंड और डी सी राइट मिल्स। तो इसमें जो है इन्होंने जो सी राइट मिल्स हैं ये क्या है? अभिजनवादी विचारक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक पावर इलीट में मत दिया है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे वह लोकतंत्र ही क्यों ना हो, शासन कुछ ही लोगों के हाथ में रहती है। क्योंकि इनका मानना है कि कुछ ही लोग जो है शासन को चलाना जानते हैं, बाकी लोग उतने अच्छे से उनका इंटेलेक्चुअल लेवल उनका इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो शासन चला सके। इसका कारण है कि व्यवस्था के कुछ लोग अन्य से ज़्यादा बुद्धिमान, तेज तर्रार, वाकपटु और क्रियाशील होने के कारण अपने हाथ में जो सत्ता है अपने हाथ में नियंत्रण कर लेते हैं। अन्य अभिजनवादी सिद्धांत कारक जो हैं, अगर देखें कि अब कौन अभिजनवादी दूसरे कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएंगे आपके गिटानो मोस्का और मिसेल्स, सुम्पीटर, गॉसेर, ये सब आ जाएंगे। इनको हम देख लेते हैं। जो दूसरे हैं हमारे अभिजनवादी विचारक हैं सुम्पीटर और गिटानो मोस्का, सुम्पीटर, गिटानो मोस्का, मिसेल्स और गॉसेर, ये जो है प्रमुख विचारक हैं, अभिजनवादी विचारक हैं। तो जो सी राइट्स हैं, इन्होंने क्या किया कि ये पावर एलिट नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में होती, क्योंकि वो बहुत ही तेज तर्रार वाकपटु होते हैं और जिसकी वजह से वो अन्य लोगों को नियंत्रित करने का उनमें वो होता है, क्षमता होती है।
तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी यस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्षों में निम्न में से किसने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्य किया? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी है एस नायर। तो आपको बताना है कौन था जो है 3 बार लगातार अध्यक्ष रहा। तो जो प्रारंभिक 20 वर्षों में कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। और इन्होंने क्या किया था कि लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी नामक संस्था बनाई थी। कहाँ पर? लंदन में, लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी नामक ये संस्था बनाई थी। और 1906 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो स्वराज को कांग्रेस ने अपना घोषित लक्ष्य बनाया था। 1906 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो स्वराज को अपना लक्ष्य बना लिया था। इन्होंने अपना प्रसिद्ध धन का व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था, धन का व्यक्तिगत सिद्धांत दिया जिसका उल्लेख इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया था, जिसका मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में उल्लेख भी किया था। फिर एक बार हम बता देते हैं कि जो धन की निकासी या धन का व्यक्तिगत सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, किस में दिया था? ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में इन्होंने क्या दिया था? धन की निकासी का सिद्धांत बताया था। किस प्रकार धन जो अंग्रेज जो हैं यहाँ का धन अपने देश में ले जा रहे हैं, इसको दूसरा धन का व्यक्तिगत सिद्धांत बोलते हैं। जो एक टर्म है, इसका खास टर्म है तो उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, धन का व्यक्तिगत सिद्धांत, ये जो है इन्होंने दिया था। इसको साधारण भाषा में धन निकासी का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो कि इन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। और इन्होंने क्या किया था? लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी बनाई थी और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। आगे तो बी, ऑप्शन बी, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी आपका सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मैकाइवर, बी लास्की, सी ग्रीन और डी मिल। तो आपको बताना है कि मॉडर्न स्टेट ये बुक है, सो इसके रचयिता कौन है? तो जो है ये मैकाइवर हैं। ऑप्शन ए आपका सही है कि ये मैकाइवर, मॉडर्न स्टेट के रचयिता मैकाइवर हैं। और अगर हम ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन क्या है? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, lectures on the principles of political ऑब्लिगेशन, ये इनकी ग्रीन की बुक है। और अगर हम मिल की बात करते हैं, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन ऑन लिबर्टी, ये सब इनकी फेमस बुक हैं। ऑन लिबर्टी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये इनकी बुक हो गई। जबकि अगर हम लास्की की बात करते हैं, लास्की की कौन सी बुक है? तो इनकी पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनकी बुक है।
हाँ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिख रही हूँ मैं। ग्रामर, ओके, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनकी बुक है। तो अभी सभी के, लेकिन आपका जो ये मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं ये मैकआइवर हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए ब्राइस, बी हरमन फाइनर, सी डायसी, डी लावेल। तो आपको बताना है कि कौन जो है संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है। तो आपका जो संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा ये कौन मानता है? हरमन फाइनर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरमन फाइनर क्या है? अमेरिकी राजनीति विज्ञानी हैं जो संवैधानिक संदर्भों पर अपने विचार देते हैं। अमेरिकी संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका तीनों की स्वायत्तता दी गई है तथा तीनों ही एक निश्चित सीमा तक अपने दायरे में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि फाइनर ने संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है। तो इन्होंने अपने जो वहाँ का परिवेश है, कहाँ का, अमेरिका का, उसके आधार पर इन्होंने संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों स्वायत्तता का प्रयोग करती हैं, स्वायत्त हैं और जो है अपने अपने सीमा में रह कर के अपना कार्य शक्ति का प्रयोग करती हैं। तो उसी को लेकर के इन्होंने बोला है संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा, क्योंकि संविधान के द्वारा ही उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो आगे देखते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बल, हिंसा तथा सैन्य शक्ति पर गैर सुरक्षा विषयों की प्राथमिकता का कारण है। जो कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल, हिंसा तथा सैन्य शक्ति पर जो गैर सुरक्षा है, इन सब विषयों का जो प्राथमिकता का कारण क्या है? विश्व की राजनीति तथा संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण, बी विश्व की राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण, सी विश्व की आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण और डी विश्व की आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि विश्व की आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण, क्योंकि जो समकालीन विश्व में आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। यहाँ क्या है? मुक्त व्यापार हो गया है और मुक्त व्यापार के इस पीरियड में विभिन्न देशों के बाजार एक दूसरे के लिए खुलते जा रहे हैं और जो सामरिक हितों से ज़्यादा क्या है, वरीयता किसको दी जा रही है? आर्थिक हितों को। तो और भारत चीन और भारत पाक संबंधों का जो एक वर्तमान स्वरूप है, इसी तथ्य की ओर कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन सी जो है ये है कि जो बाज़ार एक दूसरे के लिए खुलते जा रहे हैं और सामरिक हितों से ज़्यादा किसको महत्व दी जा रही है? आर्थिक हितों को महत्व दी जा रही है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का? कि बल, हिंसा तथा सैन्य शक्ति पर गैर सुरक्षा विषयों की प्राथमिकता का कारण है कि जो विश्व की आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजनीति वैज्ञानिक आमंड के अनुसार सभी प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं मूलतः दो प्रकार के मूल कार्य करती हैं। जो ये आमंड हैं ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, ये मूलतः के सिर्फ दो प्रकार के काम करती हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कौन कौन से करती हैं? ऑप्शन ए आयात तथा निर्यात, बी आगत तथा निर्गत, सी सक्रिय तथा अग्रलक्ष्य कार्यों को करती हैं और डी सूचना तथा संवाद तंत्र कार्य करती हैं। तो इसका मैंने कल या परसों के प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि जो है आगत निर्गत दो कार्य हैं जो सरकारी व्यवस्थाएं मूलतः करती हैं। और आगत में भी कौन कौन से कार्य आते हैं, निर्गत में कौन कौन से आते हैं, वो भी हमने सारा एक्सप्लेन किया था। तो आप वो प्रैक्टिस सेट जा कर के देखें। ये प्रैक्टिस सेट मैंने 7 या 8 में मैंने इसको बताया है, आगत निर्गत को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि अब देखते हैं, आमंड पावेल कहते हैं कि सभी प्रकार की जो हैं ये राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने पर्यावरण से निवेश यानी कि आगत प्राप्त करती हैं और इसी पर्यावरण में राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लिए गए निर्णय या नीतियाँ निर्गतों के रूप में आते हैं। ये
कौन कह रहे हैं? आमंड कह रहे हैं। चलो एक बार फिर हम आपको ये बता ही देते हैं कि आगत निर्गत में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो जो ये निवेश कार्य होते हैं जो, या आगत इनको आप बोल सकते हैं, या तो इनको आप निवेश कार्य भी बोल सकते हैं या फिर आगत भी बोल सकते हैं। तो ये राजनीतिक समाजीकरण, इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? राजनीतिक समाजीकरण। दूसरा है हित स्पष्टीकरण। तीसरा कौन सा है? हित समूहन। चौथा है राजनीतिक संप्रेषण। संप्रेषण कह सकते हैं या संचारण भी कह सकते हैं आप, संप्रेषण। और ये हो गया निवेश या आगत। और हम निर्गत में अब देख लेते हैं। निर्गत में कौन कौन से आते हैं? नियम निर्माण, नंबर 1, नियम निर्माण यानी कि नियमों का निर्माण करना। फिर आ गया नियम अनुप्रयोग, यानी कि उनका प्रयोग करना। और तीसरा आ जाता है नियम अधिनिर्णय। तो ये हो गए जो सरकार के मूल 2 कार्य होते हैं। उसमें होता है एक आगत को हम निवेश भी बोल सकते हैं। आगत एवं निर्गत ये दोनों एक ही चीज़ है, निवेश या फिर आगत कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है निर्गत। तो और आगत के अंदर क्या आता है? राजनीतिक समाजीकरण और हित स्पष्टीकरण और हित समूहन और राजनीतिक संप्रेषण। जबकि निर्गत के अंतर्गत क्या आता है? नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग, नियम अधिनिर्णय। देखते हैं 15 ये इसका तो आपका हाँ बी ऑप्शन सही है आपका, आगत तथा निर्गत ये 2 मेन कार्य होते हैं सरकार की व्यवस्थाओं की या संस्थाएं जो होती उनके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वेबर के अनुसार, वेबर यानी मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही निम्न में से किस प्राधिकार पर आधारित है? तो ये पूछ रहे हैं कि जो आधुनिक नौकरशाही है वो किस प्राधिकार पर आधारित है। नौकरशाही के बहुत सारे स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन आधुनिक समय में किस आधार पर ये है, इसका प्राधिकार क्या है वो आपको बताना है। तो चमत्कारी ऑप्शन ए है चमत्कारी, ऑप्शन बी है परंपरागत, ऑप्शन सी है विधिक तर्कसंगत, ऑप्शन डी है जनवादी। तो आपको जैसे पता है कि जो मैक्स वेबर के अनुसार जो है ये विधिक तर्कसंगत ये है, आधुनिक नौकरशाही का प्राधिकार पर आधारित है, जो है किस पे? विधिक तर्कसंगत प्राधिकार पर आधारित है। और जो मैक्स वेबर कहते हैं कि जो विधिक सत्ता से पोषित व समर्थित नौकरशाही को ही वह संगठन का सबसे कुशल स्वरूप मानते हैं, क्योंकि ये मैक्स वेबर ने इसको आधुनिक नौकरशाही का विधिक तर्कसंगत प्राधिकार पर आधारित माना है। तो ये ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। और ठीक है, आज हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो यहीं से आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ, प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।